ये वाला पार्ट आगे का है, फुल स्टैक पढ़ना ही है आप सबको, तो उसको ध्यान से समझो। थ्योरेटिकली है, बोर्ड भी नहीं होगा, काम भी शायद चली जाएगा, डन। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सर क्यों दुख रहा है यार? सर आपको भूख लग गई होगी इसलिए। नहीं नहीं, आज मेरे को कम भूख लगी, कल बहुत लग गई थी। गाइस, ये है अपना सर्वर। अच्छा नहीं दिख रही है, एक मिनट। ये हमारा सर्वर है, और सर्वर काम करता है किसी न किसी कंप्यूटर पर, तो ये हमारी सर्वर मशीन है, वो कंप्यूटर है ना। अब ये देखो, ये हमारी सर्वर मशीन है, देन अब इसको ध्यान से समझो। सर्वर मशीन मतलब सीधी सी बात है, एक सादा सिंपल कंप्यूटर और कुछ नहीं। एक बड़ा कंप्यूटर जिसमें ताकत बहुत है और कुछ नहीं, प्रोसेसर अच्छा है, रैम बहुत है, हार्ड डिस्क बहुत बड़ी वाली है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, डन। अब चूंकि इस कंप्यूटर पे सर्वर चल रहा है, तो सर्वर क्या होता है? सर्वर सॉफ्टवेयर है। किससे बनाओगे तुम लोग बनाओगे एक्सप्रेस से, नहीं तो जेंगो से, नहीं तो स्प्रिंग बूट से, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स। ये काम अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, किसी से भी करा जाएगा, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। क्या होता है सर्वर? सर्वर का ले दे करके एक ही काम है, लेन देन करना। मतलब लेना मतलब रिक्वेस्ट, और देना मतलब रिस्पॉन्स। REQ RES, ये हम कहते हैं। किससे किससे लेन देन करेंगे अंकल? सर्वर तो ये खुद ही है, बैकएंड से। बैकएंड तो यही है, इसी को सर्वर बोलते हैं ना। एपीआई। फ्रंट एंड से लेन देन करेंगे, राइट। अच्छा ठीक। UI है ना, यूज़र इंटरफेस, राइट। तो जो भी डेटा लेने देने का काम होगा, वो सर्वर का काम होता है। सर्वर का ले दे करके काम ही यही होता है, डेटा लो, डेटा दो। इससे ज़्यादा सर्वर का कोई काम नहीं होता। जो भी फ्रंट एंड पर डेटा आए उसको लेके रख लो, जो भी फ्रंट एंड पर डेटा जाए फ्रंट एंड को ठीक से दे दो। इसके अलावा बैकएंड का कोई काम ही नहीं है, इसी को आप बैकएंड कहते रहते हो। यही आपका बैकएंड है, राइट। डन। ये क्लियर हो रहा है? पक्का गाइस, ये समझा ठीक से, राइट। डन। ये जो कनेक्टिविटी हमने की है, इसी कनेक्टिविटी को हम कहते हैं, क्या हो गया, आज लेट हो गए? हाँ गए, मतलब 5-10 मिनट। कोई आया नहीं तो फिर मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए। छुट्टी वुट्टी तो नहीं है आज ऐसा कुछ? कल रहे शायद रहे, कल तो है। है ना रंगपंचमी। हाँ मतलब ऐसा कुछ ऑफ का तो नहीं मैसेज आया था ना, वही मैं कहा फिर क्यों नहीं आया ऐसा। कोई कोई नहीं आया था तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा बता दूं काम का। सर सब एक दिन पहले ही रंग पंचमी मनाने लगे। हाँ, आज से ही चप्पल और जूते इकट्ठा कर लेंगे, मैंने सुना है वही। हाँ मैंने सुना है ऐसा, मैं गया नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। हाँ ओके। तो हम जरा बैक एंड और फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी पर थोड़ा बात कर रहे हैं कि रिएक्ट में कहाँ क्या वो लगता है। तो हमने कहा कि एक सर्वर नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि आदमी एक्सप्रेस.js से, जेंगो से, स्प्रिंग बूट से, जावा है तो स्प्रिंग बूट, पाइथन है तो जेंगो, जावास्क्रिप्ट है तो एक्सप्रेस। जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और फ्रंट एंड करने में मदद करती है, वैसे ही ये भी अलग अलग लैंग्वेजेस की फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ हैं जो बैक एंड करने में मदद करते हैं।
जैसे रिएक्ट डॉम लिखना आसान बनाती है, वैसे ये सर्वर बनाना आसान बनाते हैं। अब सर्वर बना के होगा क्या? डॉम लिख के क्या होता था, फ्रंट एंड पर जो चीज़ें हैं वो डायनेमिक हो जाती थी, वैसे सर्वर बना के भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो सर्वर बना के होता है लेन देन, हिंदी में लिखा है, नहीं वो LEN और DEN नहीं है, धन, लेन देन है वो। लेन मतलब भैया फ्रंट एंड से कुछ लेना, रिक्वेस्ट, और फ्रंट एंड को कुछ देना मतलब रिस्पॉन्स, यानी कि डेटा देना, डन। तो लेना देना मैं इसको लिख देता हूँ, और ये हमारा सर्वर का काम होता है। सर्वर डेटा लेके क्या करेगा? सर्वर डेटा लेकर के अपने जेब में तो रखेगा नहीं, सर्वर को डेटा रखने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए। तो उस जगह का फिर नाम है, अबे हटो ना चाचा जान, और उस जगह का नाम है प्यारा दुलारा सा MongoDB, या बेसिकली SQL, दोनों में से कोई एक चीज़। तो सर्वर वो सारा डेटा लेकर के यहीं कहीं ना कहीं रख देगा, और वो क्या ही करेगा, देन ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो कनेक्टिविटी हो पा रही है ये कैसे होगी? रिएक्ट में क्या लिखेंगे कि मोंगूस एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाए? इसी चीज़ को तो हम प्यार से कहते हैं ना API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये जो चीज़ है, ये जो बला है, ये और क्या है? ये इसी चीज़ का तो नाम है ना। समझा? ले दे करके API क्या होती है? इन दोनों को कनेक्ट करने का तरीका। आसान शब्दों में लिंक होती है, तुम सबने देखा है, यूज़ भी किया है, कोई बहुत नई बात नहीं है तुम्हारे लिए। एक लिंक, एक ऐसी लिंक जिसकी मदद से डेटा आता जाता है फ्रंट एंड पर। एक लिंक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सर API से अपडेट भी हो जाता है? सब कुछ अपडेट, डिलीट, आना जाना सब इसी से होगा। तो API एक लिंक है जो लिंक बैकएंड वाले बनाते हैं, बैकएंड वाले बना के UI को, रिएक्ट को दे देते हैं, रिएक्ट उन्हें एक्सियोस लगा के, फैच लगा के कॉल कर लेता है, दिखा देता है। आज तक दिखाया तो बहुत है, बैकएंड शुरू होगा तो भेजेंगे भी फॉर्म टैग का डेटा, फिर वो यूज स्टेट लगा के डमी डेटा नहीं बनाएंगे, यूज पैराम्स से जो आईडी मांगेंगे वो भी आईडी फिर बैकएंड को देंगे कि तू बता इस आईडी का डेटा क्या है। एरे में फिल्टर लगा के नहीं निकालेंगे, राइट? वो सब काम बैकएंड से किया जाएगा। तो डमी डेटा सारा रिएक्ट पर से हटा देना होगा कल को, क्योंकि फिर आप क्यों हाथ से बना रहे हो, फिर बैकएंड बनाएगा। तो ध्यान से सुनो, एक UI और बनाया, उसको भी इससे जोड़ दिया। सर दो UI? ध्यान से सुनो, आज तक .com है, आज तक .com के भी दो हिस्से होंगे। एक वो हिस्सा जो आज तक .com के मालिकों का है, जहाँ पर वो लोग न्यूज़ डालते होंगे। न्यूज़ डालने के लिए वो कोड नहीं लिखते होंगे, उनके पास बटन होगा न्यूज़ डालने का। जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालने का मेरे पास बटन है ना, मैं को कोड लिख के यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ क्या वीडियो? नहीं। इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड होती है तो कोड लिखते हो, उसका भी UI बना हुआ है ना। हाँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कुछ डालना पब्लिकली सबके बस की बात है। आज तक .com पे या Amazon.com पे कोई भी जाके कुछ भी नहीं डाल सकता है ना। आज तक पे तो उसके मालिक ही डाल पाएंगे और अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए, राइट? तो वैसे ही है कि दो UI होते हैं, एक तो होता है डेटा डालने के लिए। तो मैंने जा कर के आज तक .com ज्वाइन करा, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं धीरे धीरे काम करते करते आज तक में चीफ बन गया। अब मेरे पास न्यूज़ आई, मैंने आज तक .com का एडमिन पैनल खोला, न्यूज़ का नाम लिखा, फ़ोटो अपलोड की, वीडियो अपलोड की, डिस्क्रिप्शन लिखा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, डेट लिखी, सब डिटेल्स डाली, सेव पे क्लिक कर दिया। मेरा वो डेटा यहाँ से होता हुआ API से होता हुआ बैकएंड में चला गया। अब वो डेटा था दिल्ली में कार एक्सीडेंट के बारे में, सामने मयंक आया आज तक .com पे, उसने लिखा दिल्ली की न्यूज़, तो बैकएंड में जितनी भी दिल्ली की न्यूज़ थी वो निकल करके उसको दिखा दी गई। समझा? आज तक वाले थोड़ी ना क्या कहते हैं बैठ करके एक एक चीज़ हाथ से स्टोर करेंगे, उनके पास भी UI है, उसका कोड थोड़ी ना लिखना पड़ेगा। तो ये बात समझ रहे हो पहली बात तो। अब कभी कभी दो UI नहीं होते, जैसे इंस्टाग्राम अपलोड करने के लिए क्या कोई अलग ऐप है क्या, कि देखने के लिए अलग और अपलोड करने के लिए अलग? एक ही जगह है ना दोनों। यूट्यूब में भी एक ही जगह है ना दोनों, गूगल ड्राइव पे एक ही जगह है ना दोनों, जीमेल पे एक ही जगह है ना दोनों। इट डिपेंड्स। अमेज़ॉन पे एक जगह नहीं है। अब किसी को रैपिडो यूज़ करना हो
तो उसी ऐप में रैपिडो ड्राइवर बनने का कोई ऑप्शन नहीं है, अलग ऐप आती है उसकी। जोमेटो पे खाना ऑर्डर हो जाता है, खाना बेचने का अलग ऐप आती है। इट डिपेंड्स ऑन वर्क। जोमेटो अच्छा कि अमेजोन, भैया कहाँ से कंपेयर करें, काम ही अलग अलग है। यूट्यूब अच्छा कि जोमेटो, ये कैसा सवाल हुआ? वो अलग बात है। अभी मेरी नानी का होली पे फ़ोन आया था मुझे कि वो यूट्यूब से पोहे और वो क्या बोलते हैं गुजिया ऑर्डर करके खा लेना। मैंने कहा ठीक है। अब उनको क्या मालूम, उन्होंने बोला खा लूँगा, ठीक है खा लूँगा, कोई बात नहीं, डन। चलो समझ आ रही है बात, डन। तो ये कहानी है, डन। अब ये अगर आप तो समझ गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और यहाँ पर जा कर के अब ये देखते हैं कि भैया ये जो अपना डेटा आ जा रहा है ये एपीआई से आ जा रहा है। जमा भी हो सकता है एक ही जगह से हो सकता है अलग अलग जगह से हो। वो अलग जगह होगी तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। अब आज तक का एडमिन पैनल हम तो नहीं खोल सकते, हमारे पास थोड़ी ना उसका यूज़र नेम और पासवर्ड है। समझ आ रही थोड़ी थोड़ी बात, बोर तो नहीं हो रहा? डन। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ रिएक्ट क्यों नहीं लिखा, मैंने यूआई क्यों लिखा है? क्योंकि बात बहुत 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 ध्यान से सुनो, अत्यधिक ज़रूरी चीज़। ऑनलाइन वालों बोर तो नहीं हो रहा? समझ आ रही बात? डन गाइस, डन। यस सर। ये वाला काम ध्यान से सुनना। यूआई 3 प्रकार का होता है आमतौर पे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ गाइस, आज तक तो आपने हमको एक ही पढ़ाया, क्या कर सकते हैं। अबे आजा, चल ठीक है छोड़ो, जाओ। अरे देखो खुद समझ जाओगे एकदम। वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, और क्या होता है? एक ही बात होगी, ऐप में ही आ गया, गेम बनाना। यूआई 3 प्रकार के होते हैं, 3 लोगों के लिए होते हैं। क्या मतलब सर आपका बैक एंड एक ही बार बनता है? हाँ, बैक एंड एक ही बार बनता है। ये आज के ज़माने का मॉडर्न एडवांसमेंट से पहले अलग अलग बनता था। अगर कोई इंसान बैक एंड डेवलपर है और उसने एक बार एपीआई बना दी लिंक, तो वो लिंक जावास्क्रिप्ट में भी कॉल होती है, वही लिंक एंगुलर में भी कॉल होती है, वही लिंक रिएक्ट में भी कॉल होती है, वही लिंक रिएक्ट नेटिव से ऐप बना रहा हो तो वहाँ भी कॉल हो जाएगी, वही फ्लटर में भी कॉल हो जाएगी, वही गेम बनाना है तो यूनिटी और अनरियल इंजन में भी कॉल हो जाएगी। लिंक नहीं बदलती, और ना लिंक बनाने वाले आदमी का कोड। सर जैसे कोई लिंक जैसे इससे बनी हो, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट के किसी फ्रेमवर्क से, तो वो सर पाइथन के से कॉल हो जाएगी। वही तो बात है ना, क्योंकि जब हम लिंक कॉल करते हैं तो क्या आता है? जेसन। पाइथन का डेटा लिस्ट तो नहीं आती, पाइथन में एरे नहीं होता, पाइथन में लिस्ट होती है। जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है वो जावा में नहीं चलेगा, जावा में जो मैप होता है वो सी शार्प में नहीं चलेगा। तो इसीलिए तो जेसन होता है ना। लिंक से जब भी डेटा आता जाता है जेसन में आता जाता है, राइट? और जेसन दुनिया की हर एक लैंग्वेज को समझता है। तो पाइथन के पास जो भी डेटा होगा पाइथन उससे पहले जेसन में कन्वर्ट करेगी और फिर लिंक से भेज देगी। अब वो लिंक मैं फ्लटर में कॉल करूँ, फ्लटर डार्ट नाम की लैंग्वेज पर चलता है, मैं वहाँ पे उसको कन्वर्ट करके दिखा दूँ। फिर मैं वहाँ से कुछ भेजूँ तो मैं डार्ट के एरे में तो नहीं भेजूँगा, मैं उसे जेसन में भेजूँगा। तो आया जेसन गया जेसन, किससे आया किसको गया क्या फ़र्क पड़ता है? बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आया भी जेसन गया भी जेसन, और लिंक कॉल करने की ताकत सब में, जेसन समझने की ताकत सब में। अब में क्या फ़र्क पड़ता है किसने किसको बोला? पाइथन से जावा कनेक्ट दे मारो, कौन मना कर रहा? अब सोचो ना, मैं जावा के स्प्रिंग बूट से कोई ऐप बना रहा हूँ और कल को मेरा मन किया उसमें एआई लगाने का, तो एआई तो फिर पाइथन से ही लगता है। अब क्या करूँ, उसको पूरा ऐप को पाइथन से बनाऊँ? ये तो संभव नहीं है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि जितनी ऐप जिसमें एआई होता है वो पाइथन से बनी है? नहीं, एआई पाइथन से बनाओ ना, ऐप बनाओ जावा से, ऐप बनाओ जावास्क्रिप्ट से, दोनों को एपीआई लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। तो एपीआई एक ऐसा तरीका है जिससे दुनिया में कुछ भी किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। फ्रंट एंड बैक एंड से, बैक एंड से, फ्रंट एंड दूसरे फ्रंट एंड से, बैक एंड किसी और लैंग्वेज से, वो लैंग्वेज ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन एआई से, किसी से भी, ठीक है? क्योंकि सबको जेसन समझता है और सबको लिंक कॉल करनी आती है, सब जगह प्रोमिसेस होते हैं। ये बात समझ आ रही है? पक्का इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा?
तो एक बार आदमी बैकएंड सीख जाए तो वही बैकएंड सीखने के बाद जो वो लिंक, क्योंकि बैकएंड का क्या काम है, डेटा लेके डेटाबेस में रख दो, डेटाबेस से डेटा निकाल के दे दो, ओटीपी बना दो, पेमेंट गेटवे कर दो, पेमेंट ले लो, पेमेंट दे दो, साइन इन साइन आउट कर दो। ऐसा करने के लिए उसे बस डेटा ही तो चाहिए ना, पासवर्ड दो, यूजर नेम दो, ओटीपी दो, बैंक अकाउंट का नंबर दो। अगर सारा डेटा जेसन में ही देना लेना है तो जेसन उसको फ्लटर दे रहा है कि जेसन उसको एंगुलर दे रहा है कि जेसन उसको प्योर जावास्क्रिप्ट दे रही है, उसको क्या मतलब? उसको जेसन से मतलब है, जेसन मिल रहा है उसको। समझा? ये बात समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब अगर तुम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो तुम जाके अपना पढ़ो, जाकर के वैसे यहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ो, तुम रिएक्ट पढ़ो, तुम रिएक्ट का अल्टरनेटिव एंगुलर पढ़ो, तुम जाकर के नेक्स्ट जेएस कल को पढ़ लो। तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी इच्छा, उससे उसको क्या, उसको कुछ नहीं है उससे। समझा? कल को रिएक्ट के बाद का पढ़ लो, रिएक्ट के बाद नेक्स्ट होता है, हालांकि वो बैकएंड में भी काम आता है, अलग बात है। तुम यहाँ जाके बोलो कि मैं रिएक्ट नेटिव से काम करूँगा, तुम जाके कहो मैं फ्लटर से काम करूँगा, तुम जाके कहो मैं कीवी से काम करूँगा, तुम जाके कहो मैं ज़ैमडन से काम करूँगा, तुम जाके कहो मैं जावा से बनाऊँगा, तुम जाके कहो मैं कॉटलिन से बनाऊँगा, तुम जाके कहो मैं ऑब्जेक्टिव सी से बनाऊँगा, तुम जाके कहो कॉटलिन से बनाऊँगा। कौन मना कर रहा? बनाओ। हाँ, रिएक्ट का, हाँ सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर है, थोड़ा तो डिफरेंट है ही बट सिमिलर है। और जैसे सर रिएक्ट में जो फ्रंट एंड होता है वो HTML CSS से बनता है, इसमें सिमिलर होता है बट प्योर टैग जैसा नहीं होता, टैग थोड़े डिफरेंट है। गेम बनाना है, कोई बोले मैं पाई गेम से बनाऊँ, कोई बोले मैं यूनिटी से बनाऊँ, कोई बोले मैं अनरियल से बनाऊँ। भाई जो करना है कर, कौन मना कर रहा तेरे को? एट दी एंड तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के ज़माने में आराम से केपेबल होती है, सक्षम होती है एपीआई को कॉल करने में। एपीआई कॉल करने का मतलब है तुम्हारे पास ताकत है, जेसन में डेटा ले सकते हो, दे सकते हो। अब पाइथन से तुम एक काम करो, एक सॉफ्टवेयर बना लो, कंप्यूटर का ऐप, कंप्यूटर का विंडोज़ का ऐप, किंटर लगा के। क्या दिक्कत है? बन गया किंटर से एपीआई। तुमने बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस लगा रखा है। समझा? तो एक बार वो चीज़ आ गई तो ले दे के तुम्हें यूआई का टेंशन लेना है, बैकएंड नहीं बदलता। क्योंकि तुम जरा सोचो ना, तुम इंस्टाग्राम पे भी कुछ अपलोड करते हो तो वो भी तो ले दे के वही काम है जो हम वेबसाइट पे करते हैं। इंस्टाग्राम पे जो बटन दबाने पे होता है या जो लॉजिक लगते हैं, क्या वो वही काम नहीं है जो ऐप पर, वेबसाइट पर होते हैं? बस फ़र्क इतना है कि ऐप अलग चलती है, वेबसाइट ब्राउज़र पर चलता है। ब्राउज़र को HTML CSS जावास्क्रिप्ट समझ में आता है, ऐप HTML CSS से नहीं बन सकती। तो वहाँ का UI, वहाँ का बटन बनाने के लिए कोई और चीज़ लिखनी पड़ेगी, बटन बनाने के लिए कुछ और लिखना पड़ेगा, लूप वहाँ शायद किसी और तरीके से लगता होगा, डेटा आने जाने का प्रोसेस सेम होगा। समझा? कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? डन। तो ये एक चीज़ अगर आप समझ गए तो बड़ा खतरनाक आपका काम हो जाता है। अब वो अलग बात है फ्रंट एंड में तुम कितना उसको कर सकते हो एडवांस और टेल वेंड, और फिर तुम उसमें साइप्रस लगा दो, और तुम जेस्ट लगा दो तुम उसमें, और तुम उसमें 3JS लगा के एनिमेटेड कर दो। तुम्हारी इच्छा हो तो UI पर है, तुमको जितना अच्छा बनाना उतना बनाओ, ले दे के मुद्दा डायनेमिक डेटा का है वो सॉल्व हो गया। डन। अब समझो ध्यान से, कल को सर्वर पर जो तुम्हारा कोड होगा वो कहाँ से लिखोगे तुम? सर्वर पर जो कोड आएगा, अच्छा एक और बात समझो, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पर मुझे, हाँ कंप्यूटर पर मुझे सर्वर चलाना है। क्या इस बड़े से कंप्यूटर पर सर्वर के अलावा कोई और चीज़ चलानी है मुझे? नहीं। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें मुझे सब कुछ चलाना है। आ ही जाए ऑलमोस्ट। हाँ, तो चूंकि इस कंप्यूटर पे मुझे सर्वर के अलावा कुछ और चलाना ही नहीं है,
मैं इस पे विंडोज़ डाउनलोड करके क्या करूँ, मतलब समझे, उस कंप्यूटर में VS कोड डाउनलोड करके उस VS कोड में Express.js का कोड लिख के तब थोड़ी चलाओगे तुम उसको। क्या करोगे, जो YouTube का सर्वर है वहाँ क्या VS कोड चल रहा है क्या? VS कोड कोड लिखने के लिए होता है, जब कोड लिख लिया तब कहेगा। हाँ टर्मिनल चलता होगा। हाँ, तो वहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं सर्वर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मोस्ट प्रोबेबली काम करता है लिनक्स पे। इसीलिए कहते हैं कि वेब डेवलपर को लिनक्स भी थोड़ा थोड़ा साइड साइड से पढ़ते रहना चाहिए। किस पे काम करता है? मोस्ट प्रोबेबली 80% टाइम लिनक्स पे। तो लिनक्स है, लिनक्स के अंदर कोई UI वगैरह होता नहीं, तो रैम वगैरह कम लेता है वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इसके लिए बच पाती है। अब 10 GB की रैम है, 2 GB विंडोज़ ही खा जाएगा, सर्वर के लिए क्या बचा? जो ये सर्वर रहता है इस पे सोर्स कोड रहता है, हाँ वो रन होता है। बिल्कुल। हम लिनक्स पे डाउनलोड करेंगे, ध्यान दो, गिटहब, गिट बेसिकली, गिटहब तो क्या, डन। और गिटहब एक चीज़ इंस्टॉल करेगा, ऑटोमेटिक सर्वर रनर। मतलब हम गिटहब को अपना सारा कोड दे देंगे, गिटहब वो कोड, एक ऐप आती है ऑटोमेटिक सर्वर रनर, नाम जाने दो, उसको हमारे सर्वर का कोड दे देगा और वो हमारा कोड नोड लगा के इंस्टॉल कर लेगा। तो इसका मतलब हमारे कंप्यूटर में नोड भी होना चाहिए। तो एक तो गिट होना चाहिए हमारे लैपटॉप में, और उसके अलावा हमारे लैपटॉप में एक और चीज़ होनी चाहिए, नोड, तभी तो हमारा कोड चलेगा ना। ये समझा? तो इस कंप्यूटर पे लिनक्स चल रहा है, इस पे गिट है और नोड है। गिट को हमने कोड दिया, गिट ने हमारा कोड लिया, गिट ने हमारा कोड लिया और उसके बाद ऑटोमेटिक सर्वर रनर को दे दिया, और सर्वर रनर हमारे सर्वर को चला देगा, npm run start, npm run dev, और वो 24 घंटे चलता रहेगा, बंद होगा वापस शुरू कर देगा। समझा? अब गिट के पास कोड कहाँ से आएगा? गिट के पास आएगा कोड गिटहब से, सीधी सी बात है, और कहाँ से आएगा? और गिटहब पर कौन बैठा है? गिटहब पर बैठे हो तुम और उसकी पूरी टीम। समझा? गिटहब पर बैठे होने से क्या फ़ायदा है? गिटहब पर बैठे होने से ये फ़ायदा है कि भैया अब तुमने कोड डाला गिटहब पे कोड डालते से वो कोड कहाँ गया? सर्वर पे वो अपने आप चलता रहेगा। अब कल को मैं कंपनी छोड़ दूँ, मेरे बदले कोई और आ जाए, तो जो आएगा उसके बाद उसका क्या होगा कि जो मैंने कोड लिखा था वो लिखा पड़ा है, उसमें और ऐड कर देगा। मेरे लैपटॉप में मेरी क्या ज़रूरत है? गिटहब ने कोड संभाल कर रखा हुआ है ना। समझा? अब एक बात बताओ, गलती से गिटहब पर किसी ने गलत कोड डाल दिया तो ऐप ही तबाह हो जाएगी। इसीलिए ना गिटहब पर एक बड़ा कमाल का फीचर होता है, अगर तुम याद करो थोड़ा बहुत तो। सर उसमें पुराना वाला जो अपडेट रहता है उसको वापस से कर सकते हैं। हाँ, ब्रांच बोलते हैं ना, मेन ब्रांच और टेस्ट ब्रांच, याद आ रहा है? हम गिटहब पर ब्रांचेस बना सकते हैं। एक मेन ब्रांच बना दी हमने जिसमें हम सारा कोड लिखेंगे, मेन ब्रांच से तुम तो गिटहब से कनेक्टेड हो, और जो कोड है वो मेन ब्रांच से कनेक्टेड है मेन मास्टर है ना, वही मेन कह लो, मास्टर कह लो, व्हाटएवर। और एक होती है टेस्ट ब्रांच। तो पहले सारा फीचर टेस्ट ब्रांच पे जाता है, टेस्ट ब्रांच से मेन पर जाता है। समझा? तुम मेन को सीधा भी बोल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। टेस्ट ब्रांच पर बैठे हो तुम, डेवलपर 1, डेवलपर 2, जो भी है। समझा? ये कहानी है। टेस्ट वाले पर बैठे होंगे टेस्टर्स। लंबी कहानी है गाइस, तो पूरा डेवलपमेंट हुआ कंपनी का। ये है ऐसा मामला, और फिर ये यहाँ से होता हुआ फिर पूरा सर इसमें ऐसा भी तो होता है गिटहब पे कि जैसे किसी ने कोड गलत डाल दिया हम्म
तो जो पुराना वाला डिप्लॉय होता है वो वापस से हो जाता है। हाँ, हमें सब बग्स कर सकते हैं बिल्कुल। प्रोडक्शन लेवल पर कई सारी सिक्योरिटीज़ हैं ऐसी करने के लिए। गिटहब भी रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए। तो लिनक्स पढ़िए और गिटहब ढंग से पढ़िए। हालांकि जितना आता भी उतना ठीक है, बट आगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये समझ आ रहा है, अब वो बैक एंड होस्ट करने के लिए डॉकर, जेनकिंस ये सब चाहिए होगा। डेटाबेस समझने के लिए प्रिज्मा, रेडिस, इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। लिनक्स आई तो ये डरावने नहीं हैं, ये काम के हैं बहुत ज़्यादा। इनसे फ़ायदा होता है। ये ऐसे ऊपर के धनिया के पत्ते नहीं है कि फिजूल में ही हैं। वो करते 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 अपने आप ही क्लियरिटी आ जाती है, अपने आप ही समझ में आ जाता है मामला। इसमें बोर तो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा समझा। कल को सर्वर पे लोड आया बहुत, तो सर्वर की मशीन बड़ी करनी पड़ेगी। तो क्या सर्वर की मशीन हम खरीद के बैठें? हम भाड़े पे लेते हैं। किससे? AWS से। अब एक बात बताओ, AWS के पास बहुत 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 बड़ा कंप्यूटर है। एक और बार बहुत डोल डाल दो, लिटरली इतना बड़ा होता है, बहुत पावर है उसमें। वो सारा तो हम ले नहीं लेंगे। हम तो बोलेंगे हमको 4 GB रैम का काम है और थोड़ा सा प्रोसेसर इतनी स्पीड का दे दो, इसका बदले आपको 1000 रुपये महीने का देंगे। अब कल को हमारे वेबसाइट पर अचानक से लोड डबल आ गया, 4 GB रैम से काम नहीं चला, तो अब क्या? लोड आ गया, लोग क्रैश हो रहे हैं, उस समय जाके प्लान अपग्रेड करूँ? पर तब तक तो हो गया काम। तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक सर्वर स्केलिंग। मतलब मैं AWS पर ऐसा प्लान ले लूँगा कि कल को अगर लैपटॉप मेरी वेबसाइट पर डबल क्या पचबल लोड भी आ गया तो मेरे सर्वर अपने आप, क्योंकि अमेज़ॉन के पास तो बहुत ताकत है, मैंने कम प्लान ले रखा था। जैसे स्केल होगा तो जितना प्रोसेस होगा मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा। सर्वर स्केलिंग यहाँ काम आता है जेनकिंस। अच्छा, अमेज़ॉन का जो कंप्यूटर है उसी एक कंप्यूटर पर मेरा भी सर्वर है, मयंक का भी सर्वर है, उसने जावा से बनाया है, तेरा भी सर्वर है, तूने C# से बनाया है। क्या वो हम सब के लिए अलग अलग कंप्यूटर खरीदेगा क्या? राइट? एक ही सर्वर पे बहुत है, वो इसको कैसे मैनेज करेगा? इसके लिए वो डॉकर लगाता है। एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल सर्वर्स एक साथ पैरेलली। डॉकर ये सुविधा देता है कि एक ही कंप्यूटर पर पार्टीशंस कर दो, वर्चुअलाइजेशन। समझा? ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। तो अभी कल छुट्टी है, कल बैठ करके डॉकर, जेनकिंस, पूरा डेवऑप्स छान मारना। मैं कहता तू देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, खोलो ये, बात करो। और भाई GPT क्या हाल है? अरे भाई सत्यम, सब ठीक है। तुम कैसे हो? काम का प्रेशर तो ज्यादा नहीं है ना? नहीं GPT सब बढ़िया, मैं बहुत अच्छे से हूँ। और मुझे तुमसे कुछ पूछना है वेब डेवलपमेंट के बारे में। भाई बिल्कुल, वेब डेवलपमेंट के बारे में क्या पूछना है? तुम्हें किस स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए? मैं एक्चुअली ये समझना चाहता हूँ कि मैंने एक मॉन्स्टैक वेबसाइट बनाई। मैं ये समझता हूँ कि फ्रंट एंड में रिएक्ट एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है, बैक एंड में हम जेंगो, स्प्रिंग बूट, एक्सप्रेस, कई तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। और डेटाबेस तो MongoDB SQL होता ही है। बट इन सब के बावजूद जब इसको होस्ट करने की बारी आएगी तो ये डेवऑप्स क्या होता है? ये जेनकिंस, डॉकर, CI/CD पाइपलाइन, ये क्या है? भाई डेवऑप्स एक ऐसा अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT ऑपरेशंस को मिला के सॉफ्टवेयर को फास्टर और एफिशिएंटली डिलीवर करने में हेल्प करता है। जेंकिंस एक पॉपुलर टूल है जो कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन और नहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिप्लॉयमेंट। मैं नहीं समझा, मेरी बात सुनो। मुझे शुरू से समझाओ कि आखिर डेवऑप्स क्यों ज़रूरी है। आखिर मैंने एक ऐप बना ली, वेबसाइट बना ली, अब इसमें डेवऑप्स कहाँ आ जाएगा? मेरे पास मेरे VS कोड पे मेरी ऐप चल रही है, अब इसमें होस्टिंग करनी है मुझे, तो उसमें फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये क्या है डेवऑप्स? एकदम फंडामेंटल से समझाओ। बिल्कुल समझ दाता हूं। देख, डेवऑप्स एक ऐसा अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT ऑपरेशंस को मिलाता है ताकि सॉफ्टवेयर को जल्दी और बेहतर तरीके से डिलीवर किया जा सके। जब तुम अपनी वेबसाइट या ऐप बना लेते हो तो सिर्फ कोड लिखना ही काफी नहीं होता। उसे यूजर्स तक पहुंचाने के लिए और मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस और टूल्स की जरूरत होती है। यहां पर डेवऑप्स आता है। डेवऑप्स की मदद से तुम अपने सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली टेस्ट और डिप्लॉय कर सकते हो ताकि कोई भी नया फीचर। माइक म्यूट रखना, वरना थोड़ा सा भी सेंस कर लेता है ना तो रुक जाता है बीच में। तो कोई भी नया फीचर, क्या बड़ी, क्या बोल रहे थे तुम? नेट गया। बट समझे, ये करो ना, क्या दिक्कत है? आज के टाइम पे ये है। कौन तुमको किताबें पढ़ने को कह रहा? ये तो देखो प्रीमियम वाला था, तो मतलब नहीं, खरीद नहीं रखा मैंने, वो 10 मिनट तक फ्री रहता है। तो इतनी अच्छी हिंदी बोली इसने।
वरना जो हिंदी बोलेगा वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ऐसा टच आता है उसमें, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, इसमें तो बड़ा कमाल का ही लगता है सुनने में। तो ये करा करो भाई, एक नंबर चीज़ है ये। हाँ, यानी ज़्यादा तुमको प्योर हिंदी में ही बात करनी हो तो प्रीमियम लेना पड़ेगा, वरना सब फ्री है। ये करा करो। चलो अब आज तो क्या ही है, इतना ही रखते हैं। फिर मंडे अपन अपना जो मंडे क्या कह रहा हूँ अपना परसों, क्या है, कौन सा दिन है परसों? थर्सडे। हाँ बढ़िया है, अपन फिर ये सप्ताह ख़त्म करते हैं प्रोजेक्ट अपना, ठीक है? रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। हाँ बिल्कुल डाल देता हूँ, बोर्ड नहीं हुआ ना इसमें, समझा कुछ कुछ नया इंपॉर्टेंट चीज़।